हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 29 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है डिजिटल इंटरमीडिएरीज को माईटी मिनिस्ट्री द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। इससे संबंधित न्यूज़ में क्यों है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा डिजिटल इंटरमीडिएरीज को एडवाइजरी जारी की गई है कि वे IT रूल को कॉम्प्लाई करें और उसे फॉलो करें। क्यों न्यूज़ में है और क्या मुद्दा है, सबसे पहले हम जान लेते हैं डिजिटल इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं। इंटरमीडिएरीज का मतलब होता है मध्यस्थ, जो मध्यस्थता करते हैं, बीच का काम करते हैं, बिचौलिए जो होते हैं ना, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएरीज। तो ये जो इंटरमीडिएरीज होते हैं ना, ये डिजिटली रूप से काम करते हैं। जैसे कि आप कोई कंटेंट शेयर कर रहे हो, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो शेयर कर रहे हो, तो अब यूट्यूब खुद तो कोई कंटेंट अपना बनाता नहीं है, उस पर आके आप शेयर करते हो, हम शेयर करते हैं, दूसरे लोग देखते हैं। तो यूट्यूब खुद तो इशारा करता नहीं है, दूसरी पब्लिक आके करती है। तो यूट्यूब क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो क्रिएटर को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपना कंटेंट शेयर करें, और व्यूवर्स होता है उसे अपॉर्चुनिटी देता है कि वो कंटेंट शेयर देखे। तो ये दोनों के बीच में इंटरमीडिएरीज का काम करता है। तो ये डिजिटल इंटरमीडिएरीज ये होते हैं कि ये मध्यस्थ का काम करते हैं, जो शेयर कर सके कंटेंट और देखने वाले के बीच में ये मध्यस्थ का काम करते हैं। तो ये डिजिटल इंटरमीडिएरीज होते हैं। इनको अभी एडवाइजरी जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ माईटी ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी द्वारा इनको एडवाइजरी जारी की गई है कि ये लोग है ना IT जो रूल बनाए गए उनको फॉलो नहीं करते हैं। कौन कौन से रूल है, जैसे कि फेसबुक है, आपने देखा होगा फेसबुक है, ट्विटर है, कई बार यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, कई बार यहाँ पर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। तो इससे क्या होता है, कई बार दंगे भड़क जाते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। तो ये कई सारे इसके मिसयूज होते हैं। कई बार क्या होता है, आपने देखो डीप फेक वो चर्चा में, तो इसका भी यूज़ किया जाता है। इससे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। इससे लोकतंत्र को भी नुकसान होता है। कैसे, अभी इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ पर कोई नेता है, पॉलिटिकल पर्सन है, उसकी कोई न्यूज़ फैला दे डीप फेक लगाकर, जैसे कि मोदी जी का चेहरा लगाकर वॉइस किसी और की ऐड करके वो फैला दी जाती है। तो इससे क्या होगा, दंगे भड़क सकते हैं ना, लोगों को लगे मोदी जी बोल रहे हैं, तो इससे दंगा भड़क सकता है। तो इस प्रकार का काम किया जाता है। तो ये पहले एक बार जान लेते, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है। मिस इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जैसे आपको कुछ पता नहीं है, अनजाने में आप फैलाई जा रहे हो। अभी ऐसे बोल दिया मैंने कि वहाँ पर है ना, वहाँ पर कुछ लोग है टेरर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन, ना कि मेरे को पता नहीं था उसके बारे में, मिस इन्फॉर्मेशन होगी। और डिस इन्फॉर्मेशन में वो होता है कि मेरे को पता है बट मैं फैक्ट होते उसको मैनिपुलेट कर देता हूँ कि एक आदमी की जान गई, मैं बोलता हूँ वहाँ पर 50 लोगों को मार दिया गया है और बहुत बड़ा दंगा हो गया है। तो ये तो मेरे को पता था, तो मैंने जानबूझकर डेटा को मैनिपुलेट करके, जो फैक्ट होती है उसको मैनिपुलेट करके ये इन्फॉर्मेशन फैलाई। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, इसका नुकसान बहुत होता है। ये अगर फैलाई जा रही है इससे नुकसान बहुत होता है। तो अभी माईटी मिनिस्ट्री का कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहना है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इस प्रकार की न्यूज़ फैलाई जाती है, तो इनकी जिम्मेदारी है कि पहले तो इस प्रकार की न्यूज़ फैलाई जा रही है, इससे जो इनके यूज़र है उनको अवगत करवाया जाए कि ये न्यूज़ है वो फेक न्यूज़ है, आपको इस पर बच के रहना चाहिए। साथ ही साथ में ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, इनकी जिम्मेदारी है कि वो यूज़र को अवगत करवाए कि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन फैलाने का नुकसान क्या हो सकता है। अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो या डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन फैलाने का आपको जुर्माना भी लग सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। तो अपने यूज़र को इस प्रकार के आप अवगत करवाओ, जागरूक करो कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपके यूज़र है वो इस प्रकार की एक्टिविटी ना करे। अगर करते एक्टिविटी तो आप पुलिस है या जो अथॉरिटी है, संबंधित अथॉरिटी, उससे बताओ कि इस प्रकार के यूज़र है वो इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इनकी सारी जिम्मेदारी है। तो माईटी मिनिस्ट्री का कहना है कि आप जो सारा कॉम्प्लाइंस है उससे फुलफिल करो, इस प्रकार के रूल बनाओ ताकि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है या इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही है ना, उसको रोका जाए। ये इतना न्यूज़ में क्यों है कि अभी देखो डीप फेक का मामला बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। AI की मिस यूज़ के बारे में हम डेली पढ़ते रहते हैं कि AI से ये हो गया, कभी किसी की डीप फेक बनाकर किसी की इमेज चिपकाई जाती है। तो इस वजह से जो मिनिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं उसको रोका जाए। तो ये पूरा इससे संबंधित था। ज़्यादा ना मेंस में आप यूज़ कर सकते हो कि किस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसका मिसयूज़ क्या हो सकता है, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो वहाँ पर इस सारे फैक्ट आप यूज़ कर सकते हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अमोनिया गैस है वो लीक हो गई है। चेन्नई में अमोनिया गैस है वो लीक हो चुकी है। इससे संबंधित एक न्यूज़ है, इसके बारे में देख लेते हैं कि अमोनिया गैस क्या होती है, सारा हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल है अमोनिया गैस लीक हो गई। न्यूज़ में क्यों है कि अमोनिया गैस अभी चेन्नई में लीक हो चुकी है, इससे कई लोगों की जान चली गई है, इसीलिए न्यूज़ में। अब हम सबसे पहले अमोनिया के बारे में जान लेते हैं। अमोनिया जिसे NH3 से भी शो कर सकते हैं, NH3 से। अमोनिया ये बनती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोजन से, N2+H2 इसके संयोजन से बन जाएगी अमोनिया।
अमोनिया की बात करें तो ये एक कलरलेस गैस है। कैसी गैस है? अमोनिया एक कलरलेस गैस है और साथ ही साथ में ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव गैस है। हाईली रिएक्टिव मतलब बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करती है, किसी के साथ में रिएक्शन में आ जाती है तो तेजी से रिएक्ट करती है। हाईली मतलब बहुत ही तीव्र प्रतिक्रियाशील है, हिंदी में तीव्र प्रतिक्रियाशील और इंग्लिश में हाईली रिएक्टिव गैस है। समझ में आ गई आपको? और एक एल्कलाइन गैस है, इसका अम्लीय नेचर होता है तो एल्कलाइन गैस है। ठीक है, आपको समझ में आ गई। और इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो अमोनिया कैसे जनरेट होती है? अमोनिया गैस तो इन्वायरमेंट में कैसी आती है? तो इसका नेचुरली प्रोडक्शन भी होता है और एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन द्वारा भी इसका प्रोडक्शन होता है। ह्यूमन कंपनी द्वारा यानी फैक्ट्री द्वारा भी इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये मानव द्वारा कैसे होती है? चलो पहले प्रकृति में जानती थी नेचुरली रूप से किस प्रकार से प्रोडक्शन इसका होता है। तो नेचुरली प्रोडक्शन की बात करें तो देखो, सॉइल होती है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया इसे प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो नेचुरली ये बैक्टीरियल प्रोसेस से भी बनती है। साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो डिकम्पोजिशन होता है उनका, तो ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से भी अमोनिया बन सकती है। किस प्रकार से बनती है? पहले तो बैक्टीरियल प्रोसेस से बनती है, सॉइल में बैक्टीरियल जो प्रोसेस होता है उससे भी बनती है। ऑर्गेनिक जो पुराने काफ़ी खाद वगैरह है, पुराने जो घास वगैरह है, कोई पेड़ पौधे की पत्तियाँ हैं, वो डिकम्पोज हो जाती है तो उससे भी अमोनिया बन सकता है। और एनिमल जो वेस्ट है उससे भी अमोनिया बन सकता है। लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली जो कड़कती है ना, उससे भी अमोनिया बनता है। आपने प्रोसेस पढ़ा होगा अमोनिया के बारे में, अपनी स्टैटिक्स की बुक में पढ़ा होगा कि लाइटनिंग स्ट्राइक से भी अमोनिया बन सकते हैं। और ह्यूमन की बात करें तो कोल गैसिफिकेशन है, इसके फैक्ट्री में कई प्रकार से इससे बनाया, कोल गैसिफिकेशन वगैरह है उससे इससे बनाया जा सकता है। इसका यूज़ की बात कर लेते हैं। अमोनिया के यूज़ भी है ना, अमोनिया के बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। पहले इसकी यूज़ की बात करें तो फर्टिलाइजर में यूरिया है ना, यूरिया का जहाँ खेतों में यूज़ किया जाता है H2N, जिसे शो करते हैं H2N से, तो ये यूरिया है वो अमोनिया से ही बनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि अमोनिया है उसका यूज़ तो पहले फर्टिलाइजर में होता है। साथ ही साथ में अपन देखते हैं कि आप घर में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां शोरूम वगैरह है, वहाँ पे क्लीनर का यूज़ होता है, उसमें अमोनिया का यूज़ होता है। क्लीनर जो होता है ना, क्लीनर, वहाँ पर अमोनिया का यूज़ होता है। साथ ही साथ अमोनियम सॉल्ट भी आता है, आपने पढ़ा भी होगा, अमोनियम सॉल्ट है, इसका यूज़ भी किया होगा। इसका एक्सप्लोजन, दिवाली पे जो फटाके वगैरह है ना, उसमें भी अमोनिया का यूज़ होता है। रेफ्रिजरेटर में होता है, कूलेंट में इसका यूज़ होता है, तो इसके काफ़ी सारे यूज़ भी है। अब बात करते हैं ये डेंजर खतरनाक क्यों है। पहले तो ये प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट है, अमोनिया एक पॉल्यूटेंट है। किस प्रकार का पॉल्यूटेंट है, किस प्रकार का प्रदूषक है, उससे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि अमोनिया है उसका उत्सर्जन, एमिशन कैसे होता है, हमारे जो इन्वायरमेंट में अमोनिया आता कैसे। तो पहले हमने देख लिया इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, अब इसका एमिशन होता कैसे। वैसे नॉर्मली है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका एमिशन इस प्रकार से होता है कि हमारे जो एग्रीकल्चर है, खेती है, पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री है, इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर एक्सेसिवली इसका यूज़ होता है। हम जो खेती में इसका यूज़ करते हैं ना फर्टिलाइज़र का, तो हम इतनी ज़्यादा मात्रा में करते हैं जिससे क्या होता है, यूरिया वगैरह का इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं जिससे पानी के साथ बहते हुए जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, जलाशय होते हैं, उनमें चला जाता है, तो काफ़ी नुकसान होते हैं। तो इसका उत्सर्जन एमिशन कैसे होता है, तो एग्रीकल्चर से हो सकता है, इंडस्ट्रीज से होता है, कई प्रकार के इसका जो एमिशन हो सकता है। इफेक्ट क्या होते हैं इसकी, अगर इसका एमिशन होता है, नुकसान भी कुछ होता है। हाँ, इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। सबसे पहले नुकसान की बात करें, एग्रीकल्चर से बहता हुआ जलाशयों में चला जाता है, वाटर बॉडीज में चला जाता है। और वाटर बॉडीज में जाने से क्या होता है कि वहाँ के देखो कोई वाटर बॉडी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाटर बॉडी बनी हुई है और यहाँ पर ये जो प्राणी है इसमें जो भी है वो रह रही मछलियाँ वगैरह। अब ये ऑक्सीजन ले रही है ऊपर से, बट ऊपर आ गया है अमोनिया आ गया, तो अमोनिया आने से क्या होगा, ऊपर काई जम गई है। अब अंदर जो प्राणी है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा देंगे, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अमोनिया के कारण बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना वो बढ़ जाती है। अमोनिया के कारण जो जलाशय है, वहाँ के जीव है, वो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा जाते हैं, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, जीवों के लिए ऑक्सीजन की कंपटीशन बढ़ने लगता है। इससे जीवों के जो भी अंदर एनिमल जो भी रह रहे हैं, मछली वगैरह, उनकी जान भी चली जाती है। साथ ही साथ में इसमें यूट्रिफिकेशन क्या होता है, किसी एक प्रकार का जो उत्पादन उसकी वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा ही बढ़ जाता है। आपने देखा उनके ऊपर एक रेड कलर की जम जाती है पानी के अंदर, कभी ग्रीन कलर की जम जाती है, तो वहाँ पर एक की वो प्रजाति है वो बढ़ जाती है, ये यूट्रिफिकेशन। तो अमोनिया है यूट्रिफिकेशन को भी बढ़ा देता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देता है, यूट्रिफिकेशन बढ़ा देता है, और सॉइल की जो फर्टिलाइजेशन होता है, सॉइल फर्टिलिटी होती है, उसे कम कर देता है। यूरिया के यूज़ करने से सॉइल की जो फर्टिलिटी उर्वरकता होती है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, उर्वरकता होती है वो कम हो जाती है। ये साइड इफेक्ट बता रहे, इसके प्रभाव बता रहे क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसके अलावा सॉइल में एसिडिफिकेशन कर देता है, अम्लीय कर देता है सॉइल को, तो इसके लिए आप देखा होगा अमोनिया का एक्सेसिव यूज़ करने को मना कर दिया जाता है। साथ ही साथ में जो प्लांट होते हैं ना, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, लीव्स, उसको इसके लिए भी नुकसानदायक है, ह्यूमन बॉडी के लिए भी नुकसानदायक है, कंसर्न का ये विषय है। तो इसके लिए
बहुत प्रकार से इसका नुकसान होता है। ठीक है, ये तो हम देख लिया। अब ये लीक कहाँ हुई है? ये लीक हुई चेन्नई की सिटी है एन्नोर, जिसका नाम एन्नोर क्रीक है। तो यहाँ पे ये चेन्नई है, तमिलनाडु, यहाँ पर एक सिटी है एन्नोर, ये क्रीक है। क्रीक क्या होता है? सबसे पहले क्रीक की बात करें। क्रीक एक वाटर स्ट्रीम होती है, जैसे वो रिवर है, रिवर बड़ी होती है और वाटर स्ट्रीम में छोटी पतली लाइन होती है, मतलब वाटर एक पतली लाइन में जा रहा होता है। तो वाटर स्ट्रीम है वो डायरेक्ट सी में जाके मिलता है, कोई वाटर की स्ट्रीम है वो सी में जाके मिलती है ना, तो वहाँ ऐसी पतली लाइन बन जाती है, वो क्रीक कहलाती है। क्रीक का मतलब समझ में आ गया? क्रीक एक पतली वाटर लाइन है, यानी वाटर स्ट्रीम है, जब वो सी से मिलती है तो ये क्रीक कहलाती है। जैसे सरक क्रीक है, एनआर क्रीक है, और भी बहुत सारी क्रीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये कहाँ हुई? एन्नोर है, ये क्रीक है, क्रीक पर बसा हुआ है, एक वाटर स्ट्रीम है वहाँ पर बसा हुआ है। और ये जो रिवर है ना, ये क्रीक जो भी रिवर है, जिसे छोटी वाटर स्ट्रीम है, इस रिवर का नाम है कोसलथया। क्या नाम है इसका? कोसलथया। इसे कोटरत्याल भी कहा जाता है, इसे कोसलथया भी कहा जाता है। तो ये कोसलथया रिवर पर है, जो कि चेन्नई में स्थित है। ये इंडस्ट्रीज एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे जो अभी लीक भी हुआ था ना अमोनिया, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया के बहुत सारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और इसीलिए यहाँ पे ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, उसको काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करती है, तो यहाँ की जो जैव विविधता है उसको काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, और ये कोसलथया रिवर के बारे में बात करें तो ये कावेरी पक्कम से आती है और क्रीक से होती हुई आगे जो एन्नोर क्रीक है वहाँ तक जाती है ये। और ये पूरा रिवर के बारे में था। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है तानसेन फेस्टिवल के बारे में। अभी मध्य प्रदेश में, न्यूज़ में क्यों है? अभी मध्य प्रदेश में तानसेन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? ग्वालियर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और सेलिब्रेट तो किया जा रहा है, साथ ही साथ में इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। क्यों बनाया है? क्योंकि इस समय जो ये मनाया जा रहा था तो वहाँ पर 1282 मतलब 1282 जो तबला थी वाद्य यंत्र वो एक साथ बजाए गए थे। 1282 तबलों को एक साथ बजाया गया था, तो ये एक गिनीज रिकॉर्ड बन गया था। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में कि अभी तानसेन फेस्टिवल है वो मध्य प्रदेश ग्वालियर में मनाया जा रहा है, और इस दौरान 1282 तबले एक साथ बनाए गए थे, इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गई। अभी तबला वाद्य यंत्र क्या होता है आपने देखा होगा, तानसेन जी बजाते थे वो तबला वाद्य यंत्र के बारे में। तो और मध्य प्रदेश में ना हर वर्ष 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को ये मध्य प्रदेश में तबला डे भी मनाया जाता है। तबला दिवस के रूप में भी मध्य प्रदेश में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, हर वर्ष इसे मनाया जाता है। तानसेन जो म्यूजिक फेस्टिवल है इसे अभी मनाया जा रहा है। इसकी बात करें तो ये है ना 4 से 5 दिन का एक फेस्टिवल होता है जो मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किसे डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है तानसेन जी को, जो हमारे एक म्यूजिशियन थे अकबर के टाइम में, उन्हें डेडिकेट किया जाता है। ठीक है, और इसे स्टार्ट किसने किया था और इसे कौन होस्ट करता है? तो इसे स्टार्ट किया था डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसे स्टार्ट किया था। क्योंकि तानसेन है वो मध्य प्रदेश ग्वालियर के थे, इनका जन्म स्थान है मध्य प्रदेश ग्वालियर था, इसलिए मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। और एम क्या है इसका, क्यों स्टार्ट किया गया था? तो ये जो कल्चरल और क्लासिक म्यूजिक होते ना, उसे प्रमोट करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। क्लासिक म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तानसेन अवार्ड भी ये दिया जाता है हर साल, जो हाईएस्ट म्यूजिक अवार्ड है। और क्लासिक इंडियन क्लासिक फील्ड है ना, इंडियन क्लासिक मीडिया की जो म्यूजिक की फील्ड है, इंडियन जो म्यूजिक की है ना क्लासिक म्यूजिक की फील्ड है, उसमें कोई अच्छा काम करता है तो उसे तानसेन अवार्ड दिया जाता है, जो कि म्यूजिक की फील्ड में बहुत ही बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट म्यूजिक अवार्ड है, जो इंडियन क्लासिक फील्ड में अगर कोई अच्छा काम करता है उन्हें दिया जाता है। अब तानसेन जी के बारे में बात करें तो इन्हें मियाँ तानसेन भी कहा जाता है। और ये अकबर के 9 रत्न थे। कौन कितने रत्न थे? 9 रत्न थे, टोटल 9 रत्न थे। इन्हें नवरत्न भी कहा जाता है अकबर की। और तानसेन है इन 9 रत्नों में से एक थे, बीरबल वगैरह थे, इनके टोटल 9 रत्न थे। तानसेन इन 9 रत्नों में से एक थे, और म्यूजिक कंपोजर भी थे, ये तबला वादक भी थे। और एक अच्छी बात इनके लिए ये है, मतलब कहा जाता है इनको हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है ना उनका फाउंडर भी माना जाता है। हिंदुस्तानी जो ट्रेडिशनल अब हमारा जो म्यूजिक है ना उनका फाउंडर है वो तानसेन जी को भी माना जाता है। इनको जो तानसेन की उपाधि है ना वो राजा विक्रमजीत है, मध्य प्रदेश के एक राजा, ग्वालियर के राजा है नहीं थे। कौन से राजा थे? राजा का नाम था राजा विक्रमजीत द्वारा इनको तानसेन की उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था इनको तानसेन का। और अकबर द्वारा इन्हें मियाँ तानसेन कहा गया था। अकबर इनको मियाँ तानसेन कहते थे। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम था स्वामी हरिदास था। ये फैक्ट आप याद रख सकते हो, स्वामी हरिदास इनके गुरु का नाम था। विक्रमजीत द्वारा इनको तानसेन कहा गया था, मियाँ तानसेन अकबर द्वारा कहा गया था। हिंदुस्तानी म्यूजिक के फाउंडर माना जाता है, कंपोजर थे, तबला वादक थे, 9 रत्नों में से एक थे। ये सब तो आपको बातें पता होगी। इन्होंने स्टार्टिंग में हिंदू पुराणों में के और हिंदू गॉड है उनके लिए गाया करते थे। इनकी जो शैली थी गाने की वो ध्रुपद स्टाइल में ये गाया करते थे। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें ना
तो इन्होंने अलग अलग राग में गाना गाए थे, अलग अलग राग को फेमस किया था। जैसे राग भैरवी है, दरबारी तोड़ी है, दरबारी कांड है, राग मल्हार है, दीपक है, सारंग है, राग रागेश्वरी है, पलक रबार है, इन सबको फेमस किया था। ये जो पलक रबार है ना, ये अभी कश्मीर में चलती है, तो इनको फेमस करने का श्रेय वो तानसेन जी को ही जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल था तानसेन जी के बारे में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इंडिया का करंट जो अकाउंट डेफिसिट है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट वो 1% हो गया जीडीपी का। हमारी जो जीडीपी है उसका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है CAD है वो 1% हो गया है। तो ये अच्छी बात है इंडिया के लिए कि हमारा जो चालू खाता घाटा है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ है। पहले इससे ज़्यादा था, अब कम हुआ है। तो अपने स्टेटिक्स में ज़्यादा तो ये स्टेटिक्स इकोनॉमी का इश्यू है, मुद्दा है, तो आपने वहाँ से अच्छे से कवर भी किया होगा। यहाँ पे तो देखो ऐसे ऐसे पढ़ने से तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपको स्टेटिक्स के जो भी पोर्शन है उसको एक टाइम में पढ़ के ख़त्म करने हैं। ऐसे करंट अफेयर के भरोसे तो वो सारे खत्म होने वाले नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत दे तो ये, क्योंकि बार बार रिपोर्ट आती जाएगी, RBI अभी क्या बोल रही है, कल क्या बोल रही है, ऐसे खत्म नहीं होगा। तो आपको एक बार बैठना है, सारे जो स्टेटिक्स के टॉपिक है एक साथ ही खत्म कर लेने हैं। अभी क्या RBI ने सेकंड क्वार्टर की बात की है कि सेकंड क्वार्टर में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो GDP का 1% होगा, जो कि अच्छी बात है, पहले ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करोगे, इसी डेफिनेशन में यही कहा गया है, जैसे इंडिया है उसका किसी दूसरा देश है, कोई भी जैसे USA मान लो, चाइना मान लो, उसके मध्य इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या क्या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। इंडिया की या किसी देश का एक समय में दूसरे देशों के मध्य जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात होती है यहाँ पर। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप इसे काउंट करोगे, इकोनॉमी में आपने देखा होगा इसमें 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक तो करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। फिर कुछ चीज़ क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है करंट अकाउंट में, वो भी आपको समझ एक बार रख लेना है। फिर कैपिटल अकाउंट में भी किस किस चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे कैपिटल अकाउंट में एसेट वगैरह का होगा, करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज होगा, फिर एक विजिबल सर्विस होगी, एक इनविजिबल सर्विस होगी। ये सारे जो क्या क्या इंक्लूड है वो आपको रट लेना, क्योंकि UPSC प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकती है, आप इकोनॉमी में इसे कवर कर लेना अच्छे से। ठीक है, और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, तो इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा जाता है, भारत में कितनी चीज़ इंपोर्ट हुई है और कितनी चीज़ एक्सपोर्ट हुई है, इसका नेट निकाला जाता है फिगर। फिर उसके बाद में जो भी निकलता है, जैसे चालू कैपिटल और करंट का भी निकाला, इसमें फाइनल में बैलेंस ऑफ पेमेंट निकलता है। पहले करंट अफेयर में जो करंट अकाउंट है उसमें सारे जो करंट अकाउंट में कितनी चीज़ें भारत से बाहर भेजी गई है और कितनी चीज़ें भारत में आई है, इन सब का टोटल निकाला जाता है। फिर नेट में फिगर निकाला जाता है, उसमें जो लास्ट बचता है अगर वो प्लस में है तो इंडिया चालू खाता घाटा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें प्लस माना जाएगा, अगर माइनस में है तो ये घाटा माना जाएगा। ये टोटल ऐसे निकाला जाता है, आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो अभी जो बात करें तो इंडिया है -1% है, मतलब कुछ तो अच्छा सुधार किया है बट इतना अच्छा नहीं किया है, और भी अच्छा कर सकता है। इंडिया ट्राई करेगा कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो, जिससे हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें सुधार आए और इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेनिफिट सिद्ध हो। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इंडिया और रशिया के मध्य जो कुडानकुलम एक प्लांट है उसमें एक साइन हुआ है, एक डील हुई है कि रशिया और रशिया के बीच में कुडानकुलम में काफ़ी टाइम पहले ही ये डील हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश ये डील बंद हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट और NGOs वगैरह थे उन्होंने विरोध किया था, इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए इस डील को बंद कर दिया गया था। अभी पुनः 1 साल पहले इंडिया ने इस डील को रिवाइव किया है और पुनः वहाँ पर प्लांट बनाना स्टार्ट किया और प्लांट ने काम करना भी स्टार्ट कर दिया था, इससे काफ़ी मात्रा में एनर्जी भी जनरेट की गई है। तो अभी ये न्यूक्लियर जो काम कर रहा है अब फिर से साइन किया कि इससे और आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो हमारा न्यूक्लियर है और न्यूक्लियर से हम इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं या सिविल पर्पज़ के लिए जो न्यूक्लियर का यूज़ होता है, इसमें काफ़ी हमें बेनिफिट सिद्ध हो। रसिया है ना, रसिया की बात करें तो रसिया ने बहुत पहले से इंडिया की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी थी न्यूक्लियर फील्ड में। जैसे हमने हमारी जो 1970 में 1970 के दशक में हमने स्टार्ट किया था, जैसे हमने पोखरण बुद्धा वो हमने किया था, इस्माइल बुद्धा का न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में। उसके बाद में रसिया ने हमारी काफ़ी हेल्प करी थी कि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट देने की बात करी थी, कि हमने पोखरण जो 1974 में हमने किया था, तो उसके बाद में रसिया ने हमारी काफ़ी हेल्प करी थी। रसिया ने हमारे में तारापुर, जो महाराष्ट्र तारापुर है ना, वहाँ पर जो पावर प्लांट बनाए थे, न्यूक्लियर के पावर प्लांट बनाए थे, हमें काफ़ी न्यूक्लियर सपोर्ट भी किया था। और इसके अलावा 6 न्यूक्लियर प्लांट बनाने की भी भारत में बात की गई थी, हम 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। इस प्रकार रसिया ने काफ़ी हेल्प करी थी। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें कुडानकुलम की, तो कुडानकुलम कहाँ है? ये कुडानकुलम ये तमिलनाडु में है। ये जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर बसा हुआ है। कोस्ट लाइन पे ज़्यादातर न्यूक्लियर प्लांट वहीं पे होते हैं, बिकॉज कि वहाँ पे जो न्यूक्लियर काम कर रहा है उसे ठंडा करने के लिए, कूलेंट करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वहाँ पे आसपास के रीजन में बनाए जाते हैं। तो अभी इसमें
6 के मतलब पूरा टोटल बन जाएगा ना, तो इसमें 6 के मतलब 6000 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी, यानी 6000 इससे मेगावाट बिजली जनरेट की जाएगी, ऊर्जा जनरेट की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इसे 2002 में स्टार्ट किया गया था, बट वापस बीच में बंद कर दिया था। और अभी की बात करें तो अभी ये चालू हो गया है और इससे 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। इतने अच्छे से ये काम कर रहा है। तो रसिया और आप देख सकते हो रसिया और इंडिया के मध्य जो न्यूक्लियर रिलेशन है, इसे आप मेंस में कवर भी कर सकते हो अलग से कि इन दोनों के मध्य न्यूक्लियर जो परमाणु रिलेशन है वो भी बहुत अच्छे हैं। आप फैक्ट यूज़ कर लेना कि पोखरण के बाद में रसिया ने हेल्प करी थी, तारापुर में प्लांट बनाने में हेल्प करी थी, 6 न्यूक्लियर प्लांट बनाने में, कुडानकुलम में प्लांट बनाने में हेल्प करी थी। और रसिया को भी इंडिया की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इंडिया है और रसिया का एक बहुत बड़ा जो ट्रेड पार्टनर भी है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और रसिया दोनों मिलकर न्यूक्लियर मेडिसिन पर भी बनाने की प्रयास कर रहे हैं। दोनों मिलकर न्यूक्लियर मेडिसिन मतलब जो परमाणु होते हैं ना, जो न्यूक्लियर होते हैं, इनसे मेडिसिन भी बनाई जाती है, तो इस पर भी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इस प्रकार से दोनों मिलकर काफ़ी अच्छी अच्छी फील्ड में काम कर सकते हैं, न्यूक्लियर की फील्ड में। अब कल के क्वेश्चन की बात करें तो कल क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, और यहाँ पर लिखा है असम में। नहीं, ये गलत है, ये उत्तराखंड में। तो पहला फॉल्स है। दूसरा है ये 4 साहिबजादे, इसके बारे में ये क्या था, ये फॉल्स था। तीसरा है टाइगर रिजर्व के बारे में, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ये ट्रू है। और फिर है स्टेग इन्फ्लेशन के बारे में। तो ये आपने देख लेना। और आज के भी क्वेश्चन पूछे गए, इसका भी आंसर दे देना। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।